कोरोना से बचाव के लिए 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगा टीकाकरण। कोविन ऐप में पंजीयन कराना जरूरी। पहले चरण में प्रदेश के 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। कार्यशाला में दी गई जानकारी। कहा, स्थानीय लोगों का विश्वास जीतकर ही खत्म हो सकती है नक्सल समस्या। और राजनांदगांव जिले में मध्याह्न भोजन का लाभ दिलाने के लिए स्कूली बच्चों को घर पर ही दिया जा रहा है सूखा अनाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि टीकाकरण के लिए लोगों को कोविन ऐप पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। सभी का टीकाकरण होने के पहले कोविन ऐप में नाम चढ़ाए जाएंगे और कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इनमें जिनके नाम पंजीकृत होंगे उनको ही टीका लगेगा। आप सभी से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि टीकाकरण को लेकर गलत और झूठी अफवाहें, आधी अधूरी जानकारियां ये साझा ना करें। आपके पास कोई बात आती है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से या विश्वसनीय माध्यम से आप जानकारी हासिल कर लें। इसके साथ साथ आप इन बातों का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि टीकाकरण के पहले और बाद जिस व्यवहार का हम पालन करते चले आ रहे हैं उसको आगे भी हमको करते रहना होगा। श्री सिंहदेव ने बताया कि टीकाकरण के बाद भी कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। इधर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण से संबंधित जानकारी देने के लिए आज रायपुर में विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अन्य प्रमुख संस्थाओं द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिसेफ और यूएनडीपी सहित राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। हमारे कुल 2.67 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनका फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अनुसार 16 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू होगी। लॉन्च के लिए 99 जगह हमने छत्तीसगढ़ में आइडेंटिफाई की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 99 जगह आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था। लगभग सभी जिलों में है, सारे मेडिकल कॉलेजेस उसमें सिलेक्ट किए गए हैं। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग 16 जनवरी से इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। 1349 साइट्स पूरे प्रदेश में हमने आइडेंटिफाई करी हुई हैं। 1349 इसके 1349 के जगहों के लिए हमने 7,116 टीकाकर्मियों को प्रशिक्षित किया हुआ है। इसके अलावा 13,000 शिक्षा कर्मियों ये टीकाकरण कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को हमने टीकाकरण के लिए और प्रशिक्षित किया हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम वैक्सीनेटर्स की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि टीका लगाने के बाद किसी तरह की आपात स्थिति आने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में कोरोना महामारी से स्वस्थ होने की दर 96% से अधिक हो गई है। अब तक इस महामारी से 1,92,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के करीब 16,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौत की दर में भी काफी कमी आई है। अब यह 1.5% से भी कम हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश भर में अब तक कोरोना की जांच के लिए 18 करोड़ 17 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में 6.5 लाख से ज्यादा परीक्षण किए गए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना के लगभग 9,000 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में कोरोना के
कुल मरीजों की संख्या 2,89,000 से अधिक हो गई है। राज्य में 9 दिसंबर से अब तक इंग्लैंड से आने वाले 65 में से 53 यात्रियों की कोरोना जांच कराई गई है। अन्य यात्रियों के सैंपल भी लिए जा चुके हैं। इनमें से 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर क्षेत्र में स्थानीय लोगों का विश्वास जीतकर ही नक्सल समस्या को खत्म किया जा सकता है। अपने बीजापुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर को तहसील बनाने की घोषणा की। श्री बघेल ने कहा कि बस्तर संभाग में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के युवाओं को भटकाव से बचाने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नक्सल उन्मूलन के लिए विश्वास जीतना बहुत जरूरी है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे परंपरागत रूप से निवासी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो पत्रकार हो। जो लोग यहाँ निवास करते हैं, हमारे जवान हैं, जो लोग यहाँ तैनात हैं, उन सबका विश्वास जीतना होगा। उस पर स्वास्थ्य के चिंता कर, स्वास्थ्य सेवाएं में वृद्धि करने, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने और रोजगार दिलाने का काम, इसमें हम लोग प्राथमिकता देके लोगों के विश्वास हम जीत रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे नक्सली अब सिमटते जा रहे हैं, बहुत सीमित क्षेत्र में रह गए हैं और आने वाले समय में इसी प्रकार से जितना जल्दी यहाँ के लोगों के विश्वास जितने हम सफल होंगे, विकास जितना तेजी से हम करेंगे, उतने जल्दी नक्सल उन्मूलन होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीजापुर में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोदो कुटकी के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। कोंडागांव के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए उत्साहित करने के लिए जिले के भूतपूर्व सैनिकों ने एक अनूठी पहल की है। जिले के भूतपूर्व सैनिक इन दिनों स्थानीय युवाओं को थल सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण में कोंडागांव जिले के युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले भूतपूर्व सैनिकों में से एक हैं रिटायर्ड हवलदार सुब्रत साहा। इन्होंने ये संकल्प लिया है कि नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के युवक युवतियों को अधिक से अधिक संख्या में सेना के साथ अर्धसैनिक बलों में शामिल कराया जाए। श्री साहा ने बताया कि जिले के मर्दापाल, माकड़ी और फरसगांव जैसे बीहड़ इलाकों से युवक युवतियों ने सेना में शामिल होने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि शिविर में 400 से अधिक लड़के और 100 से अधिक लड़कियां प्रशिक्षण ले रही हैं। ये लोग हैं, हम लोग ने ये सोचा है कि हमारे कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मतलब नव युवक एवं युवतियां हैं, इनको हम भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उसका सीजी पुलिस, मतलब हर जगह पे हम लोगों ने जो सीखा है और हमारे पास जो अनुभव है उसको हम इन लोगों को निःशुल्क सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। शारीरिक हो गया और आपका जो रिटर्न टेस्ट हो गया, उसके बारे में सारा चीज का हम स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सिखा रहे हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी हम यहाँ 6 दिन लगातार देंगे। हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। करीबन 400 लड़के और करीबन 100 लड़कियां आई यहाँ से, दूर दराज से, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं। आपका माकड़ी हो गया, केसकाल हो गया, फरसगांव हो गए, इधर मर्दापाल हो गया, बड़े कनेरा और दूसरे नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्टों से भी बच्चे आए हैं। इस शिविर में कोंडागांव के अलावा पड़ोसी जिलों के युवा भी शामिल हो रहे हैं। शिविर में आने वाले युवक युवतियों में भी सेना में शामिल होने का उत्साह साफ नजर आता है। ये सभी देश के लिए सेवा का संकल्प लेकर नक्सली समस्या से अपने क्षेत्र को मुक्त कराने का सपना देख रहे हैं। जशपुर जिले में इन दिनों जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीण क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। बीती रात जिले के पत्थल गांव वन परिक्षेत्र के 3 गांवों में जंगली हाथियों ने 3 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही जिले के वन अमले ने ग्रामीणों को जंगली हाथियों से बचाने की कवायद शुरू कर दी है। ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के तौर तरीके समझाए जा रहे हैं। जिले के वन मंडल अधिकारी श्री कृष्ण जाधव ने स्वयं घटना स्थलों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हाथियों को गांव तक आने से रोकने के लिए बैरियर लगाए गए हैं।
वन विभाग कोशिश प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास में लगा हुआ है कि गांव वालों को जो ग्रामीण हैं उनको हम लोग अलर्ट जारी कर रहे हैं और हाथियों के बारे में समझाइश दे रहे हैं, क्या करें क्या न करें। इसके बावजूद जहाँ पे बार बार जिन ग्रामों में हाथी आ रहा है और नुकसान कर रहा है, उन ग्रामों को सुरक्षित करने हेतु ERB एलिफेंट रिपेलेंट बैरिकेड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री जाधव ने बताया कि मारे गए ग्रामीणों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता दी गई है। वहीं मुआवजे का प्रकरण बनाकर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। इसके अनुमोदन के बाद प्रभावित परिवारों को मुआवजे की राशि भी दी जाएगी। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों कुष्ठ रोग निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के तहत चल रहे इन शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा कुष्ठ रोगियों की जांच कर उनका इलाज किया जा रहा है। हाल ही में दुर्ग जिले के अमलेश्वर, साकरा और जामगांव में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में कुष्ठ रोगियों ने अपनी जांच कराई। इन शिविरों में कुष्ठ रोगियों के अलावा अन्य बीमारियों के मरीजों ने भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इन शिविरों में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। शिविर में अपनी सेवाएं देने वाली विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका जैन ने कुष्ठ रोग के लक्षण और इससे बचाव के लिए सावधानियां बताई। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। ये एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया है जिससे कि टीबी भी होता है। कुछ रोग जो के बैक्टीरिया जो है वो शरीर में बेसिकली दो मेन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। एक होता है चमड़ा, स्किन, और दूसरा होता है नसें, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण जैसे शरीर में सफ़ेद दाग होना या लाल चकत्ते होना, जिसमें सुन्नपन होना या हाथों और पैरों में झुंझुनी लगना, ये सब कुछ के एकदम बेसिक इनिशियल लक्षण हो सकते हैं। और आगे जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे और भी लक्षण इसमें पाए जा सकते हैं, जैसे हाथ पैर में घाव होना, अपने आप फफोले पड़ जाना, हाथ पैर में लाल लाल डोंटे होना जिसमें कि दर्द होना, उसके साथ साथ बुखार और हाथ पैर या जोड़ों में दर्द होना, ये सब डिजीज़ प्रोग्रेस होने के बाद उसके लक्षण होते हैं। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी जल्द ही कुष्ठ रोग निदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले कुछ महीनों से प्रदेश के स्कूलों में मध्याह्न भोजन के बदले विद्यार्थियों को सूखा अनाज दिया जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही स्कूलों में कक्षाएं नहीं लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिलाने के लिए सूखा अनाज बच्चों के घर पर ही वितरित करने का फैसला किया गया। सरकार की इस पहल से बच्चों का स्कूल से संपर्क बना रहा और वे ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ भी लेते रहे। राजनांदगांव जिले के कोहकबोड़ गांव में स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें मध्याह्न भोजन के बदले सूखा अनाज का पैकेट हर महीने मिल रहा है। हमें मध्याह्न भोजन मिलता है, इस कारण हमें स्कूल आने का भी मन करता है और हम पढ़ाई तो हरिद्वार में भी पढ़ते हैं। हमें ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाया जाता है और हमारे गांव में मोहल्ला क्लास भी लगता है, इसमें हम पढ़ने जाते हैं। हम लोगों को मतलब हर महीने तो राशन मिल रहा है, चावल, बड़ी, नमक और तेल, अचार, ये सब मिल रहा है। और गांव में मोहल्लों में ट्रैक्टर द्वारा ले जाकर बांटा जाता है। हमें मन लगता है कि स्कूल में भी हमें एक आध बार मिले, इसलिए हमें टीचर लोग स्कूल में भी बुलाकर देते हैं। चावल, दाल, बड़ी, नमक, तेल और चटनी। राजनांदगांव की जिला शिक्षा अधिकारी बी संगीता राव ने बताया कि जिले के सभी विकास खंडों में पिछले 6 महीने के दौरान विद्यार्थियों को 100% सूखा अनाज दिया जा चुका है। अभी कोरोना वायरस के कारण शालाएं बंद है, तो बच्चों को किसी तरह का नुकसान न हो, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासन के जो महत्वपूर्ण योजना है मध्याह्न भोजन, वो प्रभावित न हो, यही देखकर अब उसी को सूखा राशन के तौर पर 5 बार में अभी वितरण किया जा रहा है और बच्चे इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और जो वितरित सूखा राशन है वो उच्च क्वालिटी का दिया जा रहा है, उसमें किसी तरह के कोई हमें अभी तक के कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
सरकार की इस पहल से कोरोना संक्रमण के कठिन समय में भी बच्चों को पौष्टिक आहार लगातार मिल रहा है। इस वजह से बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में भी सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।